व्योमकेश का मांझा। टोक्यो, क्योटो, नागासाकी, योकोहामा। बोर्ड पर टंगे उस विशाल मानचित्र के सामने खड़े होकर हारान चंद्र बड़ी तन्मयता के साथ जापान के प्रमुख नगरों का बखान कर रहे थे। इसके ठीक बाद बारी व्योमकेश की थी, पर व्योमकेश महाशय का ध्यान तो कहीं और ही भटक रहा था। कल शाम की वो शर्मनाक हार व्योमकेश के सीने में किसी फांस की तरह चुभ रही थी। डॉक्टर बाबू के उस छोटे से छोकरे के साथ पतंग की पेंच लड़ते हुए उसकी एक नहीं बल्कि दो पतंगे कट गई थी। व्योमकेश इस अपमान को किसी भी कीमत पर भूल नहीं पा रहा था। इसीलिए कक्षा में बैठे बैठे वो अपनी डोर के लिए एक ऐसा अजेय मांझा तैयार करने की तरकीबें भिड़ा रहा था जो डॉक्टर के बेटे की पतंग को धूल चटा दे। वो मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहा था। अगर चीनी सरेश को गलाकर उसमें कांच का बारीक चूरा और करकरा एमरी पाउडर मिलाया जाए और फिर उसे डोर पर चढ़ाया जाए, आहा, क्या गजब का मांझा तैयार होगा। जैसे जैसे वह इस मांझे की मजबूती के बारे में सोचता, उत्साह के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती और वह छत की कड़ियों को ताकने लगता। उसकी कल्पना में वो मांझे वाली डोर ताड़ के पेड़ की फुनगी तक पहुंच चुकी थी और बड़ी जादुई कलाकारी के साथ डॉक्टर के लड़के की पतंग को काटने ही वाली थी कि तभी एक कड़कती हुई गंभीर आवाज गूंजी, हाँ, तो अब व्योमकेश बाबू, जरा इधर तशरीफ लाइए और अपनी विद्वत्ता दिखाइए। उस भयंकर रोमांच के बीच डोरमांझे और पतंग के पेंचों को छोड़कर व्योमकेश को आसमान की ऊंचाइयों से सीधे चीन देश के बीचों बीच उतरना पड़ा। एक तो उस देश से उसका परिचय वैसे ही नाम मात्र का था, ऊपर से इस तरह अचानक धरातल पर आने की वजह से जो दो चार चीनी नाम उसे याद थे उनका भी उसके दिमाग के भीतर रायता बन गया। पहाड़, नदी और देशों के झमेले में पड़ते ही बेचारा बुरी तरह रास्ता भटक गया। उसे बार बार यही याद आ रहा था कि चीन में चीनी सरेश मिलता है और उससे मांझा बनता है। मास्टर साहब ने दो बार उसे चेताया और जब तीसरी बार अपना स्वर 7वें आसमान पर ले जाकर दहाड़े, व्योमकेश, चीन की नदी का नाम बताओ, तब बेचारा पूरी तरह हड़बड़ा गया और मरता क्यान करता वाले अंदाज में चिल्लाकर बोला, शांघाई। शांघाई कहने का उसके पास कोई तर्क नहीं था। शायद उसके मंझले मामा के पास जो डाक टिकटों, स्टैम्प्स का संग्रह था, उसमें उसने ये नाम कभी पढ़ा होगा। आफत के उस पल में बस वही नाम उसके मुंह से किसल गया। दो चार करारे तमाचे खाने के बाद और अपने कानों पर मास्टर साहब के हाथों का विशेष खिंचाव महसूस करते हुए व्योमकेश बाबू बिना किसी विरोध के बेंच पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन कान की जलन अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनका मन फिर से उस कटी हुई पतंग के पीछे भाग खड़ा हुआ और फिर से मांझा बनाने की फैक्ट्री चालू हो गई। पूरा दिन डांट फटकार सुनते ही बीता, पर इस बीच उसने मन ही मन कितनी डोर तैयार कर ली और कितनी पतंगे काट डाली, इसका हिसाब तो केवल व्योमकेश ही जानता था। शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो व्योमकेश ने देखा कि डॉक्टर का वही लड़का दुकान के सामने खड़ा एक बड़ी सी लाल रंग की पतंग खरीद रहा है। ये देखते ही व्योमकेश अपने दोस्त पांचकड़ी से बोला, देख रहा है पांचू, हमें चिढ़ाने के लिए फिर से पतंग खरीदी जा रही है। ये तो सरासर ज्यादती है। अरे भाई, मान लिया कि तूने 2 पतंगे काट दी, पर इसके लिए इतना घमंड किस बात का? इतना कहकर उसने पांचू को अपना मांझा बनाने वाला वो सीक्रेट प्लान बताया। पांचू ने बड़ी गंभीरता से सुना और अपना सिर हिलाते हुए बोला, देख भाई व्योमकेश, तू चाहे जो कर ले, पर तू मांझा बनाकर उनसे जीत नहीं पाएगा। आखिर वो डॉक्टर के बेटे हैं, उन्हें जड़ी बूटियों और रसायनों की गहरी समझ है। अभी उस दिन मैंने उसके बड़े भाई को देखा था। उसने फर्श पर कोई अर्क लिक्विड डाला और उसमें से झाग के साथ ऐसा तेज धुआं निकलने लगा कि पूछो मत। अगर उन लोगों ने मांझा बनाया तो किसी के मांझे के बाप की भी मजाल नहीं कि उनके सामने टिक सके। ये सुनकर व्योमकेश का दिल बैठ गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि डॉक्टर के लड़के के पास जरूर कोई जादुई मांझा बनाने की गुप्त जानकारी है।
वरना व्योमकेश से 4 साल छोटा होने के बावजूद उसकी हिम्मत कैसे हुई पतंग काटने की। व्योमकेश ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए, इनके घर का मांझा चुराना ही पड़ेगा। एक बार वो हाथ लग जाए, फिर देखूंगा इस डॉक्टर के बेटे को। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाकर व्योमकेश दौड़ता हुआ डॉक्टर बाबू के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कोने वाले बरामदे में बैठा वो छोटा लड़का एक खरल औषधि पीसने वाला पात्र में कुछ मसाला घोंट रहा है। व्योमकेश को देखते ही उसने बड़ी फुर्ती से वो सब एक चौकी के नीचे छिपा दिया और वहां से खिसक गया। व्योमकेश मन ही मन मुस्कुराया, अरे बापू, अब छिपाने से क्या होगा? तुम्हारी चोरी तो मैंने पकड़ ली। उसने इधर उधर झांक कर देखा। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो उसके मन में एक दुविधा आई। सोचा कि क्या मांग लूं? फिर डर लगा कि अगर मांगने पर न दिया तो। अंत में उसने खुद को समझाया, अरे जरा सा तो सामान है, मांगने की क्या जरूरत। यही सोचकर उसने चौकी के नीचे हाथ डाला और एक मुट्ठी भर मसाला उठा लिया और एक ही दौड़ में अपने घर आ पहुंचा। अब सब्र कहा था। देखते ही देखते दक्षिणी बरामदे में डोर फैला दी गई और बड़े ही उत्साह के साथ मांझा चढ़ाने का काम शुरू हो गया। सच तो यह था कि वो मांझा बड़ा ही अजीब था। डोर वैसी करकरी नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए। व्योमकेश ने सोचा, शायद ये बहुत ही महीन कांच का पाउडर है, इसीलिए पता नहीं चल रहा। अफसोस कि काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि शाम ढल गई और उसके बड़े भाई ने आकर डांट लगा दी, जा, बहुत हो गई मांझाबाजी, अब जाकर पढ़ाई कर। उस रात व्योमकेश को ठीक से नींद नहीं आई। उसने सपने में देखा कि डॉक्टर का लड़का जलन के मारे उसके मांझे वाली डोर पर पानी डालकर सब सत्यानाश कर रहा है। भोर होते ही वह अपने मांझे की खबर लेने बरामदे की ओर भागा, पर वहां का नजारा देख वो ठिठक गया। एक बूढ़े भद्र पुरुष उसके बड़े भाई के साथ बैठे तंबाकू पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। व्योमकेश ने सोचा, ये भी क्या मुसीबत है, अब इनके सामने से अपनी डोर कैसे निकालूं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से जाकर अपनी डोर समेटने लगा। उसी समय उन बुजुर्ग को अचानक खांसी उठी और उनकी चिलम से एक जलता हुआ कोयला टीके जमीन पर गिर गया। बुजुर्ग घबरा गए और हाथ के पास कुछ न पाकर उन्होंने पास ही रखे व्योमकेश के उसी मांझे वाले कागज से उस जलते कोयले को उठाना चाहा। गजब हो गया। जैसे ही कागज ने कोयले को छुआ, वैसे ही भक 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 वो कागज किसी बारूद की तरह जल उठा। बुजुर्ग की उंगलियां झुलस गई। बरामदे की बाड़ में आग लग गई और पूरे घर में कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से पानी डालकर आग बुझाई गई। जब बुजुर्ग की उंगलियों पर मरहम लगा दिया गया, तब बड़े भाई ने व्योमकेश का कान उमेटते हुए दहाड़ लगाई, अबे अभागे, इस कागज में आखिर तूने भरा क्या था? व्योमकेश रोते हुए बोला, जी कुछ नहीं, बस पतंग का मांझा था। बड़े भाई को यह बात किसी सफेद झूठ की तरह लगी। बोले, अच्छा, अब हमसे मजाक भी होने लगा। और इतना कहकर उसे 2-4 करारे हाथ रसीद कर दिए। बेचारे व्योमकेश ने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि चलो, जो भी हो, कम से कम डोर तो बच गई। शाम को वह बड़े जोश के साथ पतंग और चरखी लाटाई लेकर छत पर चढ़ा। मन ही मन बोला, आज आने दे उस डॉक्टर के बच्चे को, उसे दिखाऊंगा कि पेंच लड़ना किसे कहते हैं। तभी पांचकड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके हाफते हुए आया और बोला, सुना तूने? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, क्या हुआ? पांचू बोला, अरे मैं अभी डॉक्टर के लड़के के पास से आ रहा हूं। उस छोटे से बच्चे ने खुद से माचिस का मसाला तैयार किया है और ऐसी गजब की लाल नीली रोशनी वाली तीलियां बनाई है कि पूछो मत। व्योमकेश के हाथ से चरखी छूटते छूटते बची। उसने मुंह फाड़कर पूछा, माचिस की तीलियां? अबे मांझा बोल, मांझा। पांचू चिढ़कर बोला, अबे गधे, मैं कह रहा हूं कि उसमें से लाल नीली आग जल रही है और तू अभी भी मांझे पर अटका है। निपट बुद्धू है क्या? व्योमकेश के पास कोई जवाब नहीं था।
वो बस उस माचिस के मसाले से सनी हुई डोर की तरफ फटी-फटी आंखों से देखता रह गया। ठीक उसी पल डॉक्टरों के घर से वही लाल रंग की पतंग उड़ती हुई आई और व्योमकेश के सिर के ऊपर फर फर करती हुई जैसे उसका मजाक उड़ाने लगी। व्योमकेश ने चुपचाप अपनी पतंग समेटी, अपने कमरे में गया और चादर तानकर लेट गया। जब मां ने पूछा तो बोला, मेरा जी ठीक नहीं है, मुझे बीमारी ने घेर लिया है। समाप्त।